सो हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर, वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं। बहुत लोग क्या पूरा पूरा वर्ल्ड जानता है, दुनिया जानती है राज रत्न अंबेडकर साहब को। इनके जो फादर थे, जो हमारे फाउंडर हैं हमारी डेमोक्रेसी के, वो आपके ग्रैंडफादर थे। और उस सिलसिले से अगर हम देखें तो आपका एक बहुत अहम मुकाम है हमारी कम्युनिटी में एज एन इंडियन, क्योंकि आप उस क्लान से आते हैं, आप उस खानदान से आते हैं जिसने हिंदुस्तान के आइन को सेट किया है, जिसने बगैर किसी बाइज्ड, कोई भी जो भी है इंडिया में जो बॉर्न एंड रेज्ड है वो इंडियन है और उसके इक्वल राइट्स हैं। एक ऐसा समाज उन्होंने बनाया, आपके फादर्स ने, आपके फोर ने, जिसने हिंदुस्तान को दुनिया में, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इन पॉपुलेशन और इन डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनी। और वो बहुत अच्छी चल रही थी 70-60 साल से। हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आज़ाद हुए, 300 साल 400 साल हम गुलाम रहे थे। और उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली तो सबने मिलकर फाइट की और सबने मिलकर इस खित्ते को, इस इलाके को जो हिंदुस्तान कहलाता है, उसको गुलामी से आज़ाद किया। और उसमें सबका लहू शामिल है। और मैं जात पात में बिलीव ही नहीं करती हूँ किसी तरह के। मैं इंसानियत में बिलीव करती हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मैं घर में कुरान पढ़ूं, नमाज पढ़ूं, मस्जिद जाऊं, वो मेरा पर्सनल मैटर है। उसको मैं सर पे लेके घर से बाहर नहीं जाऊंगी। जो हमारे फाउंडर फादर हैं, आइन बनाने के, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के, उन्होंने हमें एक ऐसा कानून, एक ऐसा संविधान दिया जिसमें हमारे बारे में, हिंदुस्तान के रहने वालों के बारे में एक एक चीज मौजूद है। उसको अगर हम प्यार मोहब्बत से और बड़े दिल के साथ माने तो कहीं फाइटिंग ना हो। और हिंदुस्तान आज भी जो कुछ हो रहा है पिछले चंद सालों में, उसके बावजूद आज भी हिंदुस्तान में वो ताकत है कि अगर सब मिलके खड़े हो जाएं तो दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, दुनिया को टीच कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक सभ्यता नहीं है, हमारे पास एक रिलीजन नहीं है, हमारे पास एक लैंग्वेज नहीं है। मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल, मतलब this made our India rich or richest country in the world. Yeah. मगर अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद से धीरे धीरे हुआ। और अब इधर चंद सालों से तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आज मुझे ये टॉपिक लिखते में कि शैटर्ड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये टाइटल लिखते में मेरा दिल रो रहा था। बिलीव मी, ये टाइटल तो जाहिर है कि आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने इसको लिखा है। आपने उनकी तमाम, भाई हमने तो थोड़ा बहुत किताबों में पढ़ा है, आपने तो उनको देखा समझा, आपके फादर से और आपके ग्रैंडफादर से आपने सुना। तो आज जब ये आप चारों तरफ देख रहे हैं, पहला टेक आपका क्या है इस पर? मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। नहीं, देखिए, आपने जो शुरुआत की, ये जो आज माहौल देख रहे हैं हम पूरे भारत भर में, दरअसल इसके इसके रूट्स तक हमको जाना चाहिए। इंडियन डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को इसको माना जाता है। यहाँ पर 7,500 जातियों से भी अधिक जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। उपजातियों में अगर देखा जाए 12,500, 15,000, 22,000 उपजातियां यहाँ पर रहती है। हर 10 किलोमीटर पर भारत में जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हो, हर 10 किलोमीटर पर कल्चर बदलता है, लैंग्वेज बदलती है। तो इतने सारे लोग, 132 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, लेकिन 132 करोड़ लोगों को जोड़ने वाला इस देश में एक ग्रंथ है और वो है भारत का संविधान।
भारत का संविधान इस देश के हिंदुओं को, मुसलमानों को, जैनों को, सिखों को, बौद्धों को, सभी 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 को लोगों को अपने अपने अधिकार देता है, बिल्कुल देता है। किसी को नहीं। अब इस देश का संविधान वर्ल्ड में ऐसा एक संविधान होगा जो किसको अर्पण किया गया है? वी द पीपल ऑफ वी इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया, यस। हम भारत के लोगों को ये अर्पण किया गया है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको इस देश को सेक्युलर बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है, रिपब्लिक बनाना है, और हमारे अपने ही लोगों को जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमको हम ही लोगों को एस्टैब्लिश करनी है। बिल्कुल। ये किसी मोदी के भरोसे पर नहीं हमको देश चलाना है, ना तो किसी गांधी के भरोसे पर देश को छोड़ दिया है। ये देश के लोगों की जिम्मेदारी है, और ये हम लोगों को समझना हो। और आज जब हम ये देख रहे हैं कि शैटर्ड इंडियन डेमोक्रेसी शैटर्ड हो रही है, टाइम्स मैगजीन ने, देखिए अभी लॉकडाउन में मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने पहले टाइम्स मैगजीन ने वर्ल्ड के 100 इन्फ्लुएंशियल पर्संस की लिस्ट बनाई। उसमें ऑब्वियसली शाहीन बाग के दादी का भी दादी भी उल्लेख थी, था। एब्सोल्युटली, यप दादी थे, यप यप। कई सारे लोग थे ऐसा जिसमें है। मोदी जी का भी नाम था। तो इंडियन मीडिया, अभी ये इंडियन मीडिया नहीं था, ये गोदी मीडिया हो गया है। अब दिन ये भर मोदी मीडिया मोदी रहा का मोदी है। करता रहता। जी। तो ये इंडियन मीडिया ने इतनी भी तकलीफ नहीं उठाई कि मोदी जी का नाम किस वजह से टाइम्स मैगजीन में 100 इन्फ्लुएंशियल पर्संस के लिस्ट में है, वो जानने की। जी। सारे मीडिया ने चला दिया कि नरेंद्र मोदी इज द टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड, टॉप 100। तो मैंने सोचा चलो पढ़ लेते हैं कि टाइम्स मैगजीन ने ऐसा क्या उनको क्यों उनमें किया। देखा, क्या देखा उनमें जो उनको 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन में डाल दिया। तो मैंने जब वो डाउनलोड किया मैगजीन और उनका खास उनका पेपर पढ़ा, उनके लिए जो लिखा गया था, टाइम्स मैगजीन ने लिखा कि नरेंद्र मोदी इज दैट पर्सन जिन्होंने हार्ड अर्न्ड डेमोक्रेसी, जिसको मुश्किल से प्राप्त किया गया है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को खाई में गिरा दिया, इसको नष्ट कर रहा है। इस वजह से 100 इन्फ्लुएंशियल पर्संस में नरेंद्र मोदी का नाम है, जिसका ओह माय संज्ञान टाइम्स गॉड, मैगजीन आई ने लिया विल है। रीड दैट, आई विल रीड इट आप राइट। पढ़िए टाइम्स मैगजीन, आप डाउनलोड करके पढ़िए यस कि यस। नरेंद्र मोदी वाई उनका नाम 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन में क्यों है। क्यों है। मैंने उसको पढ़ा, इंग्लिश में है, मैंने उसको मेरे फेसबुक पे से हिंदी में अनुवाद करके भारत के लोगों को समझाया कि ओह देखो माय गॉड। 100 इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को नरेंद्र मोदी खाई में गिरा रहा है, इसको तबाह कर रहा है। अब हमको इसके रूट्स को देखना होगा। Why they are against democracy? Why they are against this constitution? Why Narendra Modi and all his ministers, all the RSS, all the BJP, why they are against this democratic way? तो जब इसके भारत का जब संविधान बन रहा था, तब तब आरएसएस के ऊपर बैन लगाया गया था, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहती थी कि इस देश में डेमोक्रेसी आए और इस देश में संविधान बने। और इसलिए उस समय संविधान सभा ने आरएसएस के लोगों को बैन किया था, क्योंकि संविधान सभा का काम कोई भी आकर देख सकता था, और कोई भी आकर वहां पर बैठकर संविधान सभा का काम देख सकता था, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी जब वो के चेयरमैन ड्राफ्टिंग हो रही थी। यस। ड्राफ्टिंग हो रही थी 1949 से 1946 से 1946 से ये बनना शुरू हुआ था। 1946, 47, 48, 49, 26 नवंबर 1949 को ये संविधान रेडी होकर देश को दे दिया गया था। और जब ये बन रहा था तब भारत का कोई भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हो या आम आदमी हो, अगर उसको देखना है कि क्या चलता है अंदर, तो वो अंदर जाके बैठ सकते थे। लेकिन संविधान सभा ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहती थी कि इस देश का संविधान बने। आरएसएस का कहना था कि अगर पाकिस्तान का डिवीजन धर्म के आधार पर हो रहा है और वो एक इस्लामिक कंट्री बन रही है, तो इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों बनाना है? अगर वो इस्लामिक स्टेट है तो ये हिंदू स्टेट होना चाहिए। राइट। इनका कहना था कि इस देश में डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है,
सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है। ये देश धर्मांध के ऊपर चलेगा, धर्म के ऊपर चलेगा। जो 1946 की आरएसएस की बातें थी, वही बातें 2020 में मोहन भागवत और मोहन भागवत के माध्यम से उनके कार्यकर्ता सावरकर और सब लोग कर नरेंद्र रहे हैं, सब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। मोहन भागवत का क्या कहना है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर चाहे मुसलमान रहे या कोई भी रहे, उसे हिंदू बन के रहना होगा। जो जो आइडियोलॉजी 1946 के आरएसएस ने अपनाई थी, वही आइडियोलॉजी आज इस देश के प्रधानमंत्री के दिमाग में है। और इसलिए हिंदू राष्ट्र के इसमें देखिए, जब ये आरएसएस बात कर रही है वर्ण व्यवस्था को लागू करने की बात कर, यहाँ तक मैंने सुना है, इनके चैनल्स है आरएसएस के, संस्कार चैनल और आस्था चैनल, इसके ऊपर क्या दिन भर जहर फैलाया जाता है कि भारत का संविधान होने से पहले क्या देश चलता नहीं था? क्या देश रुक गया था? तो संविधान यानी एक कानून आने से पहले इस देश में पहले से कानून था, और वो कानून कौन सा है? मनुस्मृति। तो इनका ये कहना है कि अब हम भारत को बाबा साहब के दिए हुए संविधान पर नहीं चलाएंगे, ये मनुस्मृति पर चलाएंगे। और आज जो आप ये शैटरिंग देख रहे हो, ये मनुस्मृति की वजह से है। यहाँ का किसान परेशान किया जा रहा है मनुस्मृति के लिखे हुए कानून की वजह से। यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का एम्प्लॉय, यहाँ के लोग, व्यवस्था का हाल देखिए कि हमसे अच्छा बांग्लादेश जा रहा है यार, कमाल है। देखिए, नेपाल जैसा देश जो सबसे छोटा है और जिनके लोग हमारे यहाँ पर यानी किसी देश के मैं डिफेम नहीं करना चाहता, लेकिन जिनके लोग हमारे यहाँ पर नौकरी करने आते हैं, वो देश आपको आके दिखा रहा है। नेपाल जैसा एक छोटा अगर सा देखो देश, तो वो हिंदू राष्ट्र है। आई मीन ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, हिंदू राष्ट्र है वो, पर वो भी नहीं हिंदू आपके राष्ट्र साथ है, खड़ा हो रहा। लेकिन वो भी आपके ऊपर अटैक करने लग गया है, वो इतने पोजीशन में आ गया है। तो आपने भारत की अवस्था क्या कर दी है? एक तरफ चाइना दिन ब दिन आपके क्षेत्र को अपना क्षेत्र डिक्लेयर कर रहा है, आप भारत की भूमि को बचा नहीं सकते हो, आप किसानों को बचा नहीं सकते हो, तो आप कौन सा देश चला रहे हो? क्या चला और किसके लिए चला रहे हो? ये सारा का सारा, ये जो कहते हैं ना कि मैं चौकीदार हूं, चौकीदार हूं, तो ये किसके बंगले के ऊपर चौकीदार है? ये अडानी अंबानी के बंगले के ऊपर चौकीदार है, ये उनका घर भरने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा गिव एंड टेक का रिलेशन चल रहा है, यानी इलेक्शन जिताने के लिए अडानी अंबानी टाटा बिरला इनको फंडिंग करेंगे, जेट्स प्लेन देंगे, इनके लिए ईवीएम हैक्स करेंगे, और बदले में ये सत्ता में आने के बाद इनके लिए सारा देश गिरवी रख देंगे। तो ये इस तरह से गिव एंड टेक रिलेशन चल रहा है। नाक के नीचे से मिलियंस ऑफ रुपीस 2-3 लोग लेके भाग गए, बिल्कुल आपकी नाक के नीचे से। एंड उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने तमाम अपोजिशन खत्म कर दी। देयर इज नो अपोजिशन एनी इन इंडिया। तो किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन का खत्म होना उस समाज का खत्म होना है। मिडिल क्लास आपने खत्म कर दिया। किसान, आप खुद वहां मौजूद थे, कल मैं देख रही थी एक वीडियो में, आप किसानों के साथ खड़े हुए थे, आपने बात की। आप मुझे बताएं कि आप जो, अगर मैं कह रही हूं कि किसान परेशान हैं, तो आप तो देख कर आए, आप बताइए क्या हालत है किसानों की आज, और देखिए आज देखिए किसान 25 किलो, मैंने जहां तक देखा, अब आज तो वो मैं तो गया था 8 दिसंबर को, आज 28 दिसंबर है, 20 दिन के बाद ये आंदोलन और स्ट्रॉन्ग हो गया है जी। वो बढ़ता कल जब मैंने देखा, अब सिखों के कहो या देश के कहो, ये सारे इंटेलेक्चुअल बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये भी उतर गए हैं, ये भी इस आंदोलन में उतर गए हैं। मैं जब 8 दिसंबर को इस आंदोलन में गया था, उस समय 25 किलोमीटर दूर तक लंबे ये लोग, सभी लोग हाईवे के ऊपर बैठे हुए हैं। और मैंने मैंने खुद सोचा कि ये जो किसान है, इसे क्या जरूरत है अपना काम छोड़कर रास्तों के ऊपर आकर बैठने की। उस समय जब मैं गया तब 7 डिग्री 6 डिग्री का क्लाइमेट वहां पर था, बारिश हो रही थी। ऐसे हालात में अपने 80-80 साल की हमारी माँ, हमारे 4-4 5-5 साल के बच्चे ये रास्तों के ऊपर बैठे हैं। हमने सरकार क्या इसलिए चुनी थी कि हमको अपना काम छोड़कर रास्तों के ऊपर बैठना है? विद्यार्थी परेशान है,
एम्प्लॉयज परेशान है, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एचपीसीएल बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच दी, रेलवे कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, बैंकर्स का आंदोलन चल रहा है। क्या 5 साल हमने आपको सत्ता में इसलिए बिठाया ताकि हम रास्तों के ऊपर आकर बैठे, अपना अपना घर छोड़े? क्या हम अपनी प्रगति नहीं करें? इन 5 सालों में हमने अपनी प्रगति के बारे में सोचा ही नहीं। हम हमारे अधिकारों को बचाने में लग गए। तो ये हालात है। क्यों हम घर में बैठे? क्यों हम बारिश बारिश की मार सहे? हमको अपना काम करने दो। लेकिन हम अपने काम को नहीं कर सके और ये सारे आंदोलन में हमको बिठाया है। हम देश में अब रास्तों के ऊपर बैठ रहे हैं और ये अंबानी, अडानी ये टॉप मोस्ट लिस्ट में जा रहे हैं। देखो ये वो किसान है जब इस देश का जीडीपी -24% पे आ गया था, -24%, तब इस देश के किसानों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को उठाने का काम किया। एक्सपोर्ट्स, फार्मिंग एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन्होंने बढ़ाए। तब जाके इंडियन जीडीपी को इन्होंने हाथभार लगाया, इसको मदद की है। ऐसे किसानों को जिन्होंने इस देश को खड़ा करने का काम किया, उनको आप मरवाने के ऊपर तुले हुए हो, उनको उनकी रीढ़ की हड्डी काटने के ऊपर तुले हो, उनकी जमीनें अडानी अंबानी को देने के ऊपर तुले हो। किस किसान के पास हजारों एकड़ में वेयर हाउसेस होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, ये किनके पास है? ये है अडानी अंबानी के पास। यानी हम मजबूर कर दिए जाएंगे। मैं किसान नहीं हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी किसान मैंने नहीं कभी हल नहीं और चलाया। मैं फील कर सकती हूँ कि यही यही डेमोक्रेसी की आवाज है। जब इस देश का ऑपोजिशन पार्लियामेंट में खत्म हो जाता है, तब इस देश के लोग ऑपोजिशन का काम करते हैं। और हमने डेमोक्रेसी की जो हमारे में भावना है, फ्रेटर्निटी की, बंधुता की, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सीए के लिए हो। मैं सीए के लिए भी आंदोलन कर रहा हूँ। मेरा सीए के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल है। तो मैं ये नहीं देखता कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं नहीं, सिख हम हूँ, कि तो मैं किसान हिंदुस्तानी हूँ। हैं यार, हम फाइट कर हाँ, रहे हैं या इंडिया के लिए। बाबा मैं अमेरिका बाबा में साहब बैठी हूँ, ने बॉस्टन में बैठी हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरे पास वहां क्या हो रहा है, लेकिन मुझे जी फर्क पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि मेरा दिल इंडिया में पड़ा हुआ रहता है। ऑब्वियसली इसलिए ऑब्वियसली मेरे पास आप मैं अमेरिका में किसान है, लंदन में है, लेकिन सबके रूट्स तो इंडिया में है ना। जो बिल्कुल। लोग इंडिया से माइग्रेट करके गए हैं, बाहर है, लेकिन आज भी वो इंडिया को मैं देखता हूँ। जब मुझे ऑल ओवर इंडिया के अम्बेडकराइट्स हो, बाकी के लोग हो, मुझे पूछते रहते कि क्या चल रहा है। चाहे वो मनीषा वाल्मीकि का हत्याकांड का मामला हो, किसानों का मामला हो, सीए का मामला हो, पूरा वर्ल्ड देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे देश के लोग हैं, लोग परेशान किए जाते हैं। ये फ्रेटर्निटी है। और भारत में भी इसी तरह से फ्रेटर्निटी है, लेकिन इसको दिखाने की मोदी मीडिया कभी नहीं, पहल नहीं, नहीं वो तो करता। मीडिया तो मैं मानती ही नहीं कि मीडिया है वहाँ, वहाँ कोई मीडिया अब नहीं, रहा नहीं है। पावर अपोजिशन वहाँ रही नहीं है। मुश्किल ये है कि आज जब किसान रोड पर उतरे हैं तो अपने हक के लिए हैं, लेकिन उसमें जब ये खालिस्तान डाल देते हैं, उसमें जब ये आई मीन ऐसे ऐसे शगुफे इन लोगों ने छोड़े हुए हैं, ये दिमाग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं अपना, और गलत देखो चीजों में। देखो ये क्या करते हैं पता है? इनका इनका आईटी सेल काम करता रहता है, हम्म, बीजेपी का, आरएसएस का। हम्म, जब इनको लगता है कि अब मुसलमानों के बारे में समर्थन बढ़ने लग गया है देश में, तब ये मुसलमानों को पाकिस्तानी बता देते हैं। हम्म, अब जब आतंकवादी किसानों के का आंदोलन बढ़ रहा है, तब वो उनको खलिस्तानी बता रहे हैं। बता रहे हैं। जब शेड्यूल कास्ट के लोग रास्तों के ऊपर उतरते हैं संविधान जलाने के अगेंस्ट में, या मनीषा वाल्मीकि के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, तब ये नक्सलाइट बन जाते हैं। आपने देखा होगा मनीषा वाल्मीकि के हाँ, मामले में हाँ, बिल्कुल। आज तक ने वेमोला के लिए इनके उन्होंने लिए आप उन्होंने बता दिया कि ये नक्सलाइट नक्सलवादी लोगों का आंदोलन है। हम्म, कोई नक्सली भाभी इन्होंने चला दी थी। हम्म, और जिसको ये नक्सली भाभी कह रहे थे, वो एक डॉक्टर थी मध्य प्रदेश से, जबलपुर से, जिनके साथ मैं भी आज भी कांटेक्ट में हूँ। ऐसे यानी हमारे इंटेलेक्चुअल्स को ये नक्सलवादी कहते हैं। उस डॉक्टर ने चैलेंज किया, डिफेमेशन की केस आज तक पे डाली कि प्रूव करो मैं नक्सलवादी हूं करके। वो सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मेडिकल प्रोफेशन में काम पर है, उसको नक्सलवादी कहते हैं। माफीनामा मांगना पड़ा आज तक वालों को कि वो नक्सलाइट नहीं है करके।
यानी अम्बेडकराइट लेकिन लोग जब हमारे यहाँ तो ये आंदोलन करते हैं, हम मुसलमानों को तो ये किसी गिनती में शुमार में नहीं करते हैं। आप सोचिए कि इन्होंने तबलीगी जमात, तबलीगी जहाद, तबलीगी तो जहाद, तबलीगी जहाद 10 महीने तक आपने 250 लोगों को बंद रखा। उनकी जी फैमिली खराब हुई, उनकी जिंदगियां खराब हुई, उनके ऊपर ठप्पा लग गया जेल जाने का, है ना। जी 10 साल से वो 10 महीने वो अपने फैमिली से दूर रहे। आज हुकूमत कह रही है कि भैया, अदालत कह रही है कि नहीं साहब, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप सब ठीक जी हो, आप अपने घर जाओ। मतलब 10 महीने का हिसाब कौन देगा? यही चल अब ये रहा जो है। किसान पड़े हुए हैं वहां पर, आप कह रहे हो कि ये वो है खालिस्तानी है, और वहां जो लड़की है, हस्बैंड वाइफ दोनों झाड़ू लगा रहे हैं ताकि गंदगी ना हो, रोड पर साफ हो, वो लड़की अमेरिका से गई है सपोर्ट करने, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो ये नर्स है। आप कह रहे हैं वो देखो खालिस्तानी है, तो खालिस्तानी है देखो के नर्स बन गई। देखो देखो, यही ये इनका तो आप आईटी करें क्या, सेल जो बस काम क्या करता है, होना चाहिए? ये पूरा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरा देश इनके पीछे ना खड़ा हो जाए। ये संभ्रमित करते हैं लोगों को। हम्म, ये खलिस्तान का मूवमेंट चल रहा है, तो हम्म, आम आदमी ये सोचेगा नहीं, ये तो कहीं अलग है, ये देश के विरोध है। तो हम्म, वो इस तरह से प्रचार करके लोगों का जो समर्थन इनको मिल रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से, इनको जो लोग, भारत के लोग इनको समर्थन करने के लिए आते हैं, उनका समर्थन ये कम करने का काम करते हैं। तो ये कहीं इसी ग्रुपिंग तरह नहीं हो से जाए। जी, तो ये इनका ये एक सोचा समझा एक कार्ड है जो हमेशा ये खेलते हैं। हम्म, यानी मैं कभी-कभी पूछता हूँ कि अगर सिख अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है, तो वो खलिस्तानी, अगर मुस्लिम अपने अधिकारों के लिए आगे आता है, तो वो पाकिस्तानी, अगर शेड्यूल कास्ट के लोग अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो नक्सलाइट। तो देशभक्त कौन है? प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जी, जिसने मालेगांव बॉम्ब स्फोट किया, जी, वो देशभक्त जी। है। और या अब वो देशभक्त उसमें है, कौन है? अंडर अमित ट्रायल शाह, है वो अभी, अभी अंडर ट्रायल बरी है। नहीं हुई हम है। मैं मैं किसी के ऊपर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, वो उसको बेल के ऊपर है, और बेल वो पर है, बिल्कुल। टेररिस्ट अटैक का उसके ऊपर चार्ज है। तो ये टेररिस्ट अटैक के चार्ज जो लोग हैं, ये देशभक्त है, जी, जिनके ऊपर बैन लगाया गया था होम मिनिस्टर, क्या ये देशभक्त है? यानी जो लोग अपने हक और आवाज उठाते हैं, वो सारे के सारे देशद्रोही, और देशभक्त सिर्फ आरएसएस के लोग के फर्ज है। अब आप अगर ये देखें, जो हमारे स्टूडेंट्स को दिल्ली राइट्स में, जो जिन स्टूडेंट्स की 25 लोगों को गिरफ्तार किया था, 3 को छोड़ दिया है अभी, 2 3 4 को, मगर आप अगर लाइन देखें कि उमर खालिद से लेके मीरान, शिफा, सफूरा, आसिफ, शादाब, ताहिर, दिवांगना, नताशा, ये सब अभी जेल में हैं। और इशरत जी जहां को तो उन्होंने 2 3 दिन 4 दिन पहले बाकायदा उसको मारा है उस जेल में। जी तो अब आप जी ये बताइए कि और लड़की को आप सेडिशन केस में लेके चले गए, स्टूडेंट है यार, पढ़ रही है वो, दिव्यांगना स्टूडेंट है, आपके खिलाफ कोई ना बोले। जो ये तो चलो कन्विक्ट किए हुए हैं, विक्टिम्स है, ये तो बाद में प्रूव होगा केस चलने के बाद। क्या होगा? लेकिन ये आपने तो स्टूडेंट्स के बारे में बताया, लेकिन इनकी केस जो लड़ रहा है, उसको भी जेल में डाल रहे हैं। वो भी जान में, इनके खिलाफ महमूद कोई बोल प्राचा रहा है? जी, महमूद प्राचा, एडवोकेट महमूद प्राचा, जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी में एक बहुत बड़ा बड़ा नाम, नाम है, हाँ, हाँ। एक बहुत बड़ा नाम है, जो दिल्ली राइट्स के दंगों का केस लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को होम मिनिस्टर के कहने पर पिटा जाता है पुलिस द्वारा, उनको उनके ऑफिस को सीज किया जाता है। तो ये किस तरह से किस तरह के इंडिया में हम प्रवेश कर रहे हैं, किस तरह के भारत की वो ओर जा रहे हैं। लव जहाद का कर दिया है सिलसिला, भी कहाँ जो आपको इंसान लड़ संविधान रहा अधिकार दे रहा है कि अगर किसी आदमी को कोई भी रिलीजन प्रोफेस करना है, वो अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकता है, गवर्नमेंट कहती नहीं कर सकता। है, नहीं कर सकता। अगर मैं एक बौद्ध हूँ, मुझे लगा कि नहीं, कुरान में मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे इस्लाम धर्म स्वीकारना है, तो मुझे कौन रख सकता है, लेकिन सरकार रोक रही है। तो ये सारा हम देख रहे हैं ना, ये सारा, ये ये क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स, दिस हम्म, आर द इंडिकेटर्स
ये इंडिकेटर है। कोई गाड़ी चला रहे हो, आपको इंडिकेटर आ गया इंजन का, तो आपको पता चल जाना चाहिए इंजन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो गई आगे है। चल के गाड़ी गाड़ी ठप होने वाली। हम्म। तो ये इंडिकेटर्स है कि आगे चलकर भारत एक धर्मांध देश की ओर लेकर जाना चाहते हैं। बन जा रहा है, हाँ। और अगर हम आज इस डेमोक्रेसी को नहीं बचा पाए, तो ये आगे चलकर एक धर्मांध देश की ओर इसको लेकर जाएंगे, हिंदू राष्ट्र की ओर लेकर जाएंगे। और हिंदू राष्ट्र, दरअसल ब्राह्मणों ने क्या किया हुआ है, हिंदू राष्ट्र का सिर्फ एक क्या कहते हैं, आगे किया हुआ है। हम्म। एक्चुअली इनकी पॉलिसी ब्राह्मण राष्ट्र की है, मनुस्मृति की है। मनुस्मृति। वरना मैं कहता हूं, क्या इस देश का एसटी हिंदू नहीं है? क्या जी। इस देश का एसटी हिंदू नहीं है? क्या इस देश का ओबीसी हिंदू नहीं है? कहना अभी चाह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र आप कह रहे हो ना, फिर हिंदू राष्ट्रों में हिंदुओं को तकलीफ क्यों दी जा रही है? दी जा रही है। महाराष्ट्र में ओबीसी मराठा समाज के लोग रास्तों के ऊपर है, एक दो नहीं, लाख लाख संख्या में रास्तों के ऊपर है। किसानों में क्या सिर्फ सिख बैठे हैं? सभी नहीं जी, जाति धर्म के लोग बैठे हुए हैं। पूरे पूरे विद्यार्थी, क्या क्या विद्यार्थियों की कोई जात है? वो भी हिंदू है। तो मुझे बताओ, हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को क्यों तकलीफ दी जा रही है? ये कोई हिंदू राष्ट्र की नहीं ओर नहीं, नहीं जा ये रहे। परिभाषा ही नहीं है ये हिंदू राष्ट्र की। ये मनुस्मृति को रिवाइव करना चाहते हैं, कि मनुस्मृति का कानून लागू करना चाहते हैं, जिसमें हिंदुओं को शूद्र बनाया गया है और शूद्रों को इसी तरह से पीटा जाना चाहिए, उनके हाथों से जमीनी छीनी जानी चाहिए, उनका एजुकेशन बंद कर दिया जाना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र ब्राह्मण राष्ट्र की संकल्पना को ये एस्टैब्लिश कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए मैं तो हिंदुओं से आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, ये कोई आपके लिए काम नहीं कर रहा मोदी 24 घंटा, ये आपको गुलाम बनाने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा तो ये इफेक्ट है। हमारे पास शेड्यूल, भारत का शेड्यूल कास्ट, इनके पास कौन सी जमीनें हैं? हमारे पास कौन से एकड़ एकड़ के प्लॉट्स हैं जहां पर आप खेती कर रहे हैं? हमारे पास तो पहले से कुछ नहीं है। बल्कि हम लोग तो लड़ रहे हैं, इनको अधिकार मिलना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। तो ये अब आप ये देखिए कि स्टूडेंट्स पर जो सीए का और इसका विरोध जो कर रहे थे दिल्ली में, उसमें खाली मुसलमान तो नहीं थे ना, मगर टारगेट सिर्फ जेएनयू था, जामिया था। टारगेट सिर्फ जामिया था। अब जामिया में तो भैया दिवांगनी ये कलिता भी है, नताशा नरवाल भी है, ये तो हिंदू है, इसको क्यों पकड़ा? क्योंकि वो मुसलमानों के साथ खड़ी है। आप कन्हैया कुमार को ले लो, वो तो ब्राह्मण है। वो तो ब्राह्मण है। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को क्यों तकलीफ हो रही है? हिंदुओं को क्यों तकलीफ दी जा रही है? ये कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं चल रही है। ये फिर से उस मनुस्मृति को एस्टैब्लिश करना चाहता है, जो ब्राह्मणों के साइड में खड़ा नहीं होता, उसको इसी तरह से परेशान उनको निकाल दिया जाता है। बता, इक्वलिटी की बात नहीं करो, उसमें इक्वलिटी नहीं होती। एक बात राजी, एक बात आपने कहीं कही थी कि द बैटल फॉर द राइट्स शुड बी फॉट आउटसाइड इंडिया, इसका क्या मतलब था आपका? जी, इस देश में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी 4 पिलर्स में विभाजित है, डिवाइड है। इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन, इस देश का मीडिया, इस देश का पार्लियामेंट और इस देश का जुडिशरी। आज परिस्थिति ऐसी है कि इन चारों पिलरों के ऊपर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। अब इस देश में सबसे प्राइम पोस्ट कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब देखते हैं तो वो आरएसएस के वर्कर के पैर छू रहे हैं। एक स्टेट का सीएम जब आता है तो प्रेसिडेंट खड़ा होकर उसके पैर छूता है, यूपी का सीएम। अब मुझे बताओ, आप इस देश में लड़ाई तो लड़ रहे हो, लेकिन मांग किसके पास से रहो? जो ऑलरेडी गुलाम हो चुके हैं आरएसएस। इसलिए मैंने कहा कि जो राइट्स हम लोगों को मांगने हैं, अगर भारत का प्रेसिडेंट हमारी बात नहीं सुनता तो इसके ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म है, और वो है भारत के बाहर। यूनाइटेड नेशंस हो, आप द नेदरलैंड्स में ह्यूमन राइट्स कमीशन का, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर हो, आप वॉशिंगटन डीसी में यूएससीआईएफ का हेडक्वार्टर हो, आप G8 समिट के मेंबर है, आप एशियन कंट्रीज के मेंबर है। हमको अब यहाँ पर अपनी बातों को रखना होगा। देखिए, किसान आंदोलन के बारे में ही देख लीजिए। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ
तब किसानों को वो एक जगह पर ना इकट्ठा हो पाए, इसलिए उनके ऊपर वाटर कैनन से उनको मारा गया, उनको लाठी से मारा गया। ये सारा दृश्य देखने के बाद यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने ये इंडिया के ऊपर निर्बंध लगाया कि वो प्रोटेस्ट करना उनका संवैधानिक अधिकार है। उस दिन से आज तक इनको इनके बाल को भी धक्का नहीं लगाया गया। यानी यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी खड़ा हुआ ना इंडिया के पीछे। तो ऐसी जो ताकतें हैं इंडिया के बाहर जो हमारे लिए खड़ी हो सकती है। आप जैसे आज आप यूएस में हैं, अब कमला हैरिस जो एक ह्यूमन राइट्स के लिए काफी बात रख रही थी, क्या हम अपना मुद्दे वहां तक नहीं लेके जाए? तो ये प्लेटफॉर्म को भी हमको अब यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है 28 दिन हो गए, 28 से ज्यादा दिन हो गए, आप आज तक इन्होंने किसानों के हल नहीं निकाला, कोई कंक्लूजन नहीं निकाला। वो कहते वही ठंड में मरे रहो, वही कब पड़े तक रहो, बैठेंगे? नहीं तो कब आप तक देखिए बैठेंगे? कि औरतें बेचारी लास्ट ईयर सर्दी में शाहीन बाग में बैठी थी, तो कौन उनके पास चला गया था? 100 दिन तक बैठ रही, किसी ने कोई एक आदमी नहीं कोई गया। नहीं। बाकी बल्कि ये लोग ऐसे आंदोलनों में अपने कार्यकर्ता भेज के पाकिस्तान हाँ, जिंदाबाद का नारा कल लगाते कल हैं। कल और आरएसएस का बंदा मिला उसमें, किसान आंदोलन, जी हाँ, वहां पर वो पर्चे बांट रहा था कि आप ये आंदोलन हम लोगों ने करवाया है और आप उसको करो, जी। तो पाकिस्तानी बन। यही है। ये आपने बोला कि जैसे यूएनओ है, नीदरलैंड है, यूएसएफ, जितनी भी बाहर की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी हैं, जिनकी मुल्क सुनते हैं, हिंदुस्तान से बाहर जो लोग हिंदुस्तान के लिए फाइट कर रहे हैं, उनको इनसे कनेक्ट होना चाहिए। दैट्स व्हाट यू वांटेड ये टू। या हमारे लोगों को जो इस देश के डेमोक्रेटिक कंडीशंस को बचाना चाहते हैं, यहाँ तो हमको जमीनी लेवल पर आंदोलन खड़ा करना ही होगा। क्योंकि देखिए, मैंने एक किसानों के आंदोलन में एक अच्छी बात एक ये महसूस की कि देखिए, बाबा साहब ने जब देश को संविधान दिया 1950 में, ये लागू हुआ 26 जनवरी को, बाबा साहब का एक इंटरव्यू लिया गया बीबीसी ने। तो बीबीसी के इंटरव्यूअर ने बाबा साहब से क्वेश्चन किया कि बाबा साहब, डेमोक्रेसी का क्या होगा आगे चलकर? बाबा साहब ने कहा कि ये डेमोक्रेसी ज्यादा नहीं चलेगी, ये ज्यादा नहीं चलेगी। और जब मैंने बाबा साहब के इस स्टेटमेंट के पीछे बाबा साहब क्या कहना चाहते थे, तो डिटेल स्पीच वॉल्यूम्स में लिखी हुई है, वो मैंने जब देखी, तब बाबा साहब की जो इसके पीछे लॉजिक था कि ये कि डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोग होने चाहिए। डेमोक्रेसी तो आज हमने दे दी, लेकिन उसके लिए फाइट करने वाले लोग भी तो होने चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वरना साल भर में तो डेमोक्रेसी वापस चली जाएगी। करेक्ट। और वो तो देख रहे थे ऑलरेडी कि आरएसएस सर पे सवार है। हाँ, तो इसलिए बाबा साहब ने देखा और कहा कि डेमोक्रेसी ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोग नहीं है। सभी लोग अपने अपने जाति के माध्यम से लगे हुए हैं कि ये मेरी जात, ये मेरी जात, ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म। तो बाबा साहब ने वो बताया था कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हम और बाबा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं पहले हिंदू हूं, मैं पहले मुसलमान हूं, मैं पहले सिख हूं, या मैं पहले बौद्ध हूं। ऐसी भावना हम लोगों में नहीं आनी चाहिए। हम पहले भारतीय हैं, इंडियंस हैं, और अंतिमता भी भारतीय है। ये भावना जब तक आप लोगों में नहीं आएगी, तब तक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं होगी। आज जब मैं किसानों के आंदोलन में गया, तब मैंने देखा कि आज जो किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, ये सिर्फ अपने हक और अपने हक के लिए बात नहीं कर रहा, ये सीए के अगेंस्ट में भी बात कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल। किसान जो है वो सीए के अगेंस्ट में बात कर रहा है। तो आज मैंने देखा कि जो लोग इस देश को एक धर्मांध देश बनाना चाहते थे, जो लोग इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हुआ है कि ये संविधान हमको बहुत मुश्किल से मिला है, इसके लिए हमने अपना लहू बहाया है, अपना सैक्रिफाइस दिया है। हम इस देश के संविधान को आसानी से मिटने नहीं देंगे, लोकतंत्र को हटने नहीं देंगे। और इसलिए मैंने वहां से एक स्टेटमेंट किया था कि मोदी जी, अब आप नहीं, आप जैसे 10 और लोग आ जाए, इस देश के लोकतंत्र को नहीं हटा सकते, क्योंकि लोग तैयार हो गए हैं, लोग रेडी। कमला हैरिस जी का मैंने स्पीच सुना था, ओपनिंग स्पीच, जब वो जीत कर आई थी, कि डेमोक्रेसी इज नॉट गारंटीड,
यही बात बाबा साहब ने 1954 में कही ये थी। कही थी, करेक्ट। डेमोक्रेसी इज नॉट गारंटीड। हम्म। हमको डेमोक्रेसी आपके पास हमेशा रहेगी ऐसा नहीं है। नहीं। उसके लिए लड़ने वाले, झगड़ने वाले, मर मिटने वाले लोग होने चाहिए। और आज भारत में डेमोक्रेसी के लिए लड़ने वाले, मर मिटने वाले लोग, हमारे जैसे लोग रेडी है। बिल्कुल, नहीं, नहीं, बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं हम जब डेमोक्रेसी के लिए किसी को लड़ते देखते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम लोग जितनी भी यहाँ से हो सके ज़रूर कुछ ना कुछ करें। एक चीज़ मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि इस वक़्त सारे हिंदुस्तान का किसान, सिर्फ पंजाब का या हरियाणा का किसान नहीं है, वहाँ वहाँ तमाम स्टेट से किसान पहुंचा हुआ है। आपको क्या लगता है, जो ये शेड्यूल कास्ट हैं, जो ये मुस्लिम्स हैं, जो ये जिनको दबाया जा रहा है, जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया की, उन सबको किसानों के साथ आकर खड़ा हो जाना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं तो कहूंगा वो खड़े हैं। मैं खड़े जब हैं। किसानों के आंदोलन में गया, ऑब्वियसली वो अंदर है। हम्म। हमें लगता क्या है, क्योंकि असल में एक बड़ी मीडिया संख्या दिखा में, नहीं रहा है, सोशल मीडिया से जितना पता चलता है उतना ही बात चल रही है, पता। हाँ, नहीं, मैं वहां पर गया था। वहां पर मुस्लिम्स शामिल हैं, हम्म। वहां पर बुद्धिस्ट शामिल हैं। बाबा साहब का फोटो लेकर, संविधान को लेकर, नीले ध्वज लेकर वहां पर शामिल है। तो सभी लोग, और सिर्फ पंजाब और ये हरियाणा का नहीं, महाराष्ट्र से भी लोग वहां पर जाकर बैठे हुए हैं। सभी लोग वहां पर जाकर बैठे हुए हैं। और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं। और बैठे। इसलिए देखिए, इस देश का जो मीडिया है या आईटी सेल काम करता है, वो इस आंदोलन को एक जाति के लोगों का आंदोलन, एक धर्म के लोगों का आंदोलन, उसी। ऐसा टैग देना चाहता है। लेकिन ये आंदोलन एक जाति का, एक धर्म का या किसानों का भी नहीं है। ये आंदोलन किसानों का भी नहीं है। वहां पर वकील भी बैठे हुए हैं, कई सारे लॉयर्स वहां पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। तो ये आंदोलन किसानों का नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं, ये आंदोलन भारत के देश के लोगों का है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो इस देश का प्रियम्बल कहता है, ये उनका आंदोलन है। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत ही मतलब खुशी हो रही है मुझे ये सुनकर कि जी, वहाँ हर तरह जी, के मुझे लोग भी हैं। ये देखकर बहुत खुशी हुई हाँ। कि ये सिखों का आंदोलन नहीं है, ये पंजाबियों का आंदोलन नहीं है, ये देश का आंदोलन है। ये देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ था। वंडरफुल। और हमें तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज कर सकें कि जाओ और हेल्प करो एक दूसरे की, यस। वहां पहुंचना चाहिए। तो अब अगर हम आपसे कह, अब बताओ, हमारी इतनी बात हुई शैटर्ड डेमोक्रेसी को लेकर, फाइनल टेक आपका क्या होगा इस पर? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि एक मोदी जी को ये कॉन्फिडेंस था कि हम कुछ भी कर ले, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम्म। संसद हमने ले ली, हम्म। राज्यसभा हमने ले ली, कानून यहाँ पर बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हमारे ही फेवर के लोग बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस हमारे ही हाथों में है, मीडिया मेरे ही हाथों में है। तो मोदी जी को ये कॉन्फिडेंस था कि डेमोक्रेसी को अब हमने मुट्ठी में ले लिया। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इस देश के लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाएंगे, हम्म। आगे आएंगे। ये उन्हें पता नहीं था। वो मिस मोदी कर जी गए। को ये असल कॉन्फिडेंस था। में सारा काम मोदी जी का भी नहीं है, बीजेपी इज अ पार्ट ऑफ आरएसएस, तो ये ऑब्वियसली वहां से ही आ रहा है सब कुछ। ये वही है, मोदी सिर्फ चौकीदार है। हम्म। ये जो वो खुद ही कहते हैं कि वो मैं फन नहीं। चौकीदार हूं। हाँ, ये जो एग्जैक्टली। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर नियंत्रण करने वाला, उसको लागू करने वाला, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला ये चौकीदार है। और उनको ये कॉन्फिडेंस था कि ये सब हमारे हाथ में है। मैंने मोदी जी को कहा था कि मोदी जी, आपके भले ही 350 एमपीस बैठे होंगे, राज्यसभा आपने ले ली होगी, आप भले ही मेजोरिटी में हो संसद में, राज्यसभा में, लेकिन देश में हम मेजोरिटी में हैं। मेजोरिटी में है। और आज हमने वहां पर देखा कि आपके 350 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में बैठे हुए हैं। संसद में कोई भी कानून वो बनाए, हम देश में वो लागू नहीं होने देंगे। नहीं होगा। नहीं और होगा। वो आज देश के लोग इस तरह से आगे आ रहे हैं। इनको एक कॉन्फिडेंस था, अगर किसानों के माध्यम से देश के लोग एक नहीं होते, तो इस देश के संविधान को एक बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन आज देश के लोग एक हो गए हैं, और खासकर पंजाब के लोग, इस धरती से ये सिखों आने को वाले तो लोग सलाम है भाई, इतने 10-10। क्रांतिकारी है, बिल्कुल। इतने क्रांतिकारी है कि देखिए कि अभी 2 दिन पहले उधम सिंह जी की जयंती गई है, कि जिन लोगों ने अत्याचार किया था,
सिखों के ऊपर या देश के लोगों के ऊपर। जनरल डायर ने मासूमों को मरवाया था, गोलियां चलवाई थी मासूमे के ऊपर। यहाँ से एक बंदा वो यूएस जाता है और वहां पर उसको खत्म करके आता है। तो ऐसे पंजाब के धरती से आंदोलन जब पंजाब की खड़ा होता धरती है तो बड़े बहादुरों की धरती है भाई, तो बहादुरों। बहादुरों की धरती है, और ऐसी धरती से अगर आंदोलन आता है तो वो 100% सक्सेस लिए बिना शांत नहीं बैठ सकता। ये किसानों का आंदोलन तो इनके लिए किस झाड़ की पत्ती है, ये 100% रिपील होगा, ये 100% खत्म होगा। हालांकि मोदी जी मना को कर अब रहे हैं ईगो दोनों है, हाथों से कि नहीं देना, नहीं जाएगा, नहीं करेंगे, नहीं वो करेंगे वापस। इसलिए वो अब इसलिए ये वो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं वापस लेंगे, क्योंकि उनको डर है कि आज अगर हमने किसान बिल वापस ले लिया, कल सीए वापस लेना पड़ेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी, जहाज और लेना जितने भी पड़ेगा, कानून इन्होंने बहुत बनाए हैं बहुत कुछ ये वापस मानना लेने पड़ेगा। पड़ेंगे। हम्म। हाँ, इसलिए ये अंतिम अब फेज चल रहा है, और मुझे पूरी गारंटी है कि किसान इस देश का लोकतंत्र, इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश के लोग अपने अधिकार लिए बिना वापस घर नहीं आने वाले। नहीं जाएंगे। और मैं तो कहूंगी कि जो सीए वाले थे और ये जो हमारे बच्चे 20-22 स्टूडेंट हमारे सेडिशन चार्जेस में बंद हैं, उमर खालिद से लेकर और नताशा तक, इन सबको छुड़ाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो भी अब खड़े हो जाएं कि भैया इन जी मासूमों को छोड़ो, ये स्टूडेंट है यार, पढ़ने दो उनको, ये भविष्य है हमारे मुल्क का। तो आपने बातें बताई हैं, उसमें से अगर हम यही टेक ऑफ करें कि जितने भी लोग इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, वॉट एवर रीजन दे हैव, उन सबको एक साथ आ जाना चाहिए और किसानों के साथ खड़े हो ऑब्वियसली जाना चाहिए कि भैया हमें हमारा संविधान वापस कर दो। जी। देखो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आपने इनजस्टिस के बारे में बात की, तो एक प्रोवर्ब है, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं पर भी किसी के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो हर एक के न्याय के साथ खतरा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो लोग खामोश रहते हैं इनजस्टिस पे, उनको ये लग रहा है कि हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन जहां 20 22 लोग ये जो सेडिशन केस में, इसमें से 5-7 हिंदू भी हैं और बड़े नाम जी है। इवन अपूर्वा आनंद जी के ऊपर लगा हुआ है, पीछे लगे हुए हैं। तो अपूर्वा आनंद जी देखिए, सिंपल सादा इंसान है, क्यों किसी की जान के पीछे पड़ती हो तुम लोग यार। तो देखिए ब्राह्मणिकल सिस्टम ऐसी है कि अगर कोई ब्राह्मण भी इसके अगेंस्ट खड़ा होता है तो वो उसको भी नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ पर गोविंद पानसारे जी थे, हेमंत करकरे जी थे, जी ये बिल्कुल, सारे ब्राह्मणिकल सिस्टम के अगेंस्ट थे, सब 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 ये अगेंस्ट थे। तो ये व्यवस्था उनको तक नहीं छोड़ती। हेमंत करकरे को मरवाया, बिल्कुल गोविंद पानसारे को मरवाया। बिल्कुल तो हमें ये नहीं देखना है कि अपूर्व आनंद हिंदू है या नहीं, बिल्कुल कन्हैया नहीं, कुमार ब्राह्मण है। ऑफ कोर्स नॉट। ये ये वो लोग हैं जो लोग हो रहे हैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलते खिलाफ हैं। खड़े हो। मैं कभी इनकी कास्ट या कभी इनका धर्म नहीं देखता। हाँ, आप ये ये डेमोक्रेसी के लिए बोल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बोल रहा है, बस मैं इसके खत्म, साथ हूँ। खत्म, जो डेमोक्रेसी के साथ नहीं, मैं उसके साथ नहीं। बस ये खत्म, भावना हम लोगों को रखनी चाहिए। बिल्कुल जात रखनी चाहिए। पात धर्म से ऊपर उठकर उस तरह से हमको सोचना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, आपने जी मुझे इतना वक्त थैंक दे यू, दिया। थैंक यू। चलिए, जय भीम। जय भीम, जय भीम।